हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर, क्लास 8 लेक्चर 3 साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन। हमने इसके 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया सॉइल्स के बारे में, सीजन्स के बारे में, कि कैसे हम लोग कैसे क्रॉप रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन सीजन्स हैं, और बाकी हम लोगों ने सॉइल के बारे में जाना कि सॉइल किस प्रकार होनी चाहिए जिससे हम लोग क्या करें, यूज़ कर सकें, फर्टिलाइजेशन कर सकें अच्छे से, और अच्छे से अपने क्रॉप्स को वेस्ट होने से बचाएं। सो गाइस, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो उससे थोड़ा आगे का पढ़ेंगे। आज का है हमारा मैनुअल। आप सभी लोग अपनी बुक्स खोल लीजिए, 11 पेज नंबर 11 पे आइए और मैं शुरू करती हूँ। मैनुअल is an organic substance obtained from plant or animal wastage such as cow dungs, urea, plant parts, vegetable or fruit peels, night soil and similar other organism wastage. These wastage are dumped at open places and allowed to डिकम्पोज। सो गाइज, हम लोगों ने जब ये पढ़ा, चिल्ड्रंस, जब हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या दिया था? इसमें दिया हुआ है मैन्यूअल्स में इन्होंने बोला है कि मैंगनीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग जो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एनिमल्स से, प्लांट्स से और हमारे काउ से। ये इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? हमें ये मिल जाता है। यानी कि एक तरीके का हम बोलें, आपने खाद सुना होगा, हिंदी में शब्द खाद को बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, तो वो जो चीज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम लोग फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो 2 तरीके की हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग जो केमिकल की बात कर रहे थे, केमिकल में मैंने आपको बताया था, जब हम केमिकल की बात कर रहे थे तो मैंने एक आपको पेज नंबर 9 पे बताया था फंगीसाइड्स। तो फंगीसाइड्स क्या है? केमिकल है, तो यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स है। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अब हम लोग बात करते हैं मैनुअल की। तो मैनुअल्स में क्या है? मैनुअल में ये है कि हम लोग जो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं वो हमें कहाँ मिल रहे हैं? ऑर्गेनिक मिल रहे हैं, यानी अपने आप मिल रहे हैं। लाइक काऊ से आपने देखा होगा कि काऊ के जो हमारा जो उपले बनाते हैं हम लोग, जो उनका जो रेक्टम होता है उससे हम लोग उपले बनाते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग उनको यूज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि हम लोग एनिमल वेस्टेज सच एज काऊ drunk, urea, plants parts, vegetable or fruit peels, night soils and similar other organic wastage. These wastage are dumped at open place and allowed to decompose. The decomposition is helped by organisms like bacteria and fungi. जो किसके काम आती हैं? आपके जो बैक्टीरिया और फंगी जो होती हैं, ये भी हमारे किस में है? ये भी हम लोगों की हेल्प करती है। किसके लिए? मैनुअल्स के लिए। और ये हमें डिकम्पोज यानी तोड़ देती है, इन फंगी वगैरह को तोड़ देती है। सो अगर हम लोग बात करें इनमें आप समझ गए होंगे मैनुअल और केमिकल फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो आप लोग ना पॉइंट्स पे आ जाइए। नाउ आई रीड पॉइंट। आप लोग, मैं पॉइंट को पढ़ूंगी, आप लोग फिंगर्स लगा के देखिए एंड एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं पॉइंट्स थोड़े बहुत। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, फार्म यार्ड्स मैनुअल अ मिक्सचर ऑफ डिकम्पोज्ड कैटल ड्रग्स excreta and urea left over fodels, cattle feeds and litter beating provided to cattle in the farm. इन्होंने बोला कि जैसे हम फार्म गार्ड्स में करते हैं, फार्म गार्ड्स में हम लोग को क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। किसका? कैटल ड्रग्स का, और इन सब चीज़ों में एक्सट्रा वगैरह ये हम लोगों को मिल जाता है फार्म यार्ड्स में। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कंपोज्ड एंड मैनुअल मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल रिफर्स कलेक्टेड एंड डिकम्पोज्ड वाटर, सो वीड्स एक्सेट्रा थ्रोन इन द डीप पिट टू डिकम्पोज। ये क्या करते हैं? ये कंपोज यानी बनते हैं। बनने के बाद जो हमारी वेस्टेज वगैरह होती है, सब मैनुअल क्या कर देते हैं? रिगार्ड्स कर देते हैं और आपको एक तरीके से फर्टिलाइज्ड कर देते हैं। तो उन्होंने यही वाली बात बोली है इसमें भी, वामी कंपोज्ड इज द कंपोज ब्रोकन डाउन बाय द अर्थवॉर्म। हमारे पास एक वामी कंपोज आता है, वो कहाँ से आता है? अर्थवॉर्म के द्वारा आता है। सो इन्होंने एक चार्ट दे रखा है। मैंने आपको अभी तक लेक्चर 1 में 2 काम बोले थे, यानी कि 2 वर्क्स बोले थे। 2 वर्क्स क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो टर्म्स दी हुई हैं आपको वो रिटर्न करनी है एज अ कॉपी में, रीड नीट एंड क्लीन, और आपको उन्हें समझना है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या दिया था? नेक्स्ट मैंने आपको दिया था कि आप वो करेंगे,
आप एक तरफ डिफरेंस बिटवीन लगाएंगे, रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में लिखेंगे। फिर अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक और काम आ गया। अब हम डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे केमिकल फर्टिलाइजेशंस एंड मैनुअल्स। इनके बीच में जब आप डिफरेंस बिटवीन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप करोगे क्या कि आप लिखोगे पॉइंट्स। मैं आपको पॉइंट्स डिस्कशन कर देती हूँ। वैसे हम लोगों ने जब ये पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते हमारे डिस्कशन हो चुके हैं, ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। नाउ हम लोग दोबारा इन्हें एक बार और टैली कर लेते हैं या दोबारा एक बार और सीख लेते हैं। सो चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। हमारा ये जो केमिकल है ये ऑर्गेनिक, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि इनऑर्गेनिक मीन्स हम लोग कुछ केमिकल्स मिलाते हैं तब इसे बनाते हैं। विदाउट केमिकल मिक्सिंग हम इसे नहीं बनाएंगे। लेकिन जो हमारा मैनुअल है यानी कि मैन्योर है, वो क्या है, वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि जो अपने आप बन गया, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वो अपने आप बन गया। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें केमिकल्स मिलाएंगे। वैन हमारे पास ये चीज़ आएगी तो इसमें हम लोग केमिकल ऐड करेंगे, उसमें हम लोग केमिकल ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। हमने बोला कि ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग मिक्सचर कर रहे हैं, वो नेचुरल है। सो आप गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये मिक्सचर हो रहा है। यानी मिक्सचर हो रहा है मीन्स क्या, कि ये आर्टिफिशियल चीज़ मिल रही है अपने आप ही, तो आर्टिफिशियल ही हो गया ये, और ये क्या हो गया आपका, नेचुरल हो गया। चीज़ प्रिपेयर नेचुरली टू द फील्ड, ये हमारी फील्ड में नेचुरल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ पुअर इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ये पुअर है हमारा, जो हम ऑर्गेनिक मिला रहे हैं, मतलब हम लोग इतना सारे सब्सटेंस मिला रहे हैं फिर भी हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, यानी कि इसका न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो ऑर्गेनिक बन गया, आपके पास नेचुरली बन गया। द थर्ड पॉइंट इन मैनुअल, आप देखेंगे क्या है, ये रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये आपकी ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइजेशन कर सकता है। बिकॉज ये अब बोलते होंगे कि खादी के रूप में आप क्या कीजिए, खाद वादी तो डालनी है, तो खाद आप किसके ले लीजिए, बोलते हैं कि काऊ का रेक्टम ले लीजिए और उससे आप खाद बना दीजिए। रेक्टम बोलते हैं, हमारी जो वेस्टेज होती है उसे हम रेक्टम कहते हैं। सो 4 पॉइंट, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये हमारी रिच है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसमें हमारी क्या क्या है, न्यूट्रिशंस हैं। कौन कौन से, हमें 3 न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमारा पोटेशियम। हमने नाम पढ़ा होगा NPK, आपने नाम पढ़ा होगा NPK, मैंने आपको पढ़ाया होगा NPK। सो NPK का मतलब क्या है, N का मतलब ही है नाइट्रोजन, P का मतलब है फॉस्फोरस, K का मतलब है पोटेशियम। तो हमें क्या क्या चाहिए होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अपनी पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अपनी पोटेशियम, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। 3 चीज़ें हैं, तो इन्हें 3 चीज़ों को हमने क्या बोला, NPK बोला। तो ये हमें चाहिए उसके लिए, तो वो क्या होती है, हम 2 तरीके से ला सकते हैं, तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो नेचुरली बन गया यानी मैनुअल हो गया, और केमिकली जो हम बना रहे हैं उसे हम केमिकली बोलेंगे। सो हम लोगों को 4th पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, ये रिच होता है किसमें, रिच इन इनऑर्गेनिक मेटल्स, जैसे NPK हो गया हमारा। फिर 4th, इट इज़ कंपैरेटिवली लेस रिच इन इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहा है, जिसके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद है पहले से, यानी कि हम उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला रहे हैं। सो चिल्ड्रंस, उसमें तो अपने आप है, उसमें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने आप हैं, सो इट्स नो नीड टू, तो वो क्या है, वो रिच ही रहेगा हमारा किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। लेकिन जो क्या हो रहा है, नेचुरली बन रहा है फील्ड के ऊपर, नेचुरली जो फील्ड के ऊपर बन गया और बनने के बाद जो हमें मिला है, तो नेचुरली मिलने की वजह से उसके अंदर नेचर की ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी। नेचर की क्वालिटीज़ हैं तो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें हमारी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा नहीं है, इसमें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है। सो गाइस, आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेचुरल मेथड्स पे, कि हम लोग नेचुरल मेथड से कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं नेचुरल मेथड से। Besides the supply of nutrition artificially, there are certain natural methods as well that help in regaining the lost nutrition in the soil. हम लोग इनसे क्या करते हैं, अब जो सॉइल में क्या हो गया, अब सॉइल 24 घंटे हमारी क्या है, यानी 24 आवर्स वो हमारी सन के अंदर है, सन के अंदर है, तो यानी सन है 25 में से 7-8 आवर्स की आपकी नाइट होती है, उसके अलावा जो बचा
वो आपकी सन में। सो जो ये हमारी सॉइल है डेड होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें एक तरीके से आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से हम लोग अगर काफ़ी टाइम से धूप में खड़े होंगे तो हमें भी क्या होने लग जाती है, न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है। सो ये न्यूट्रिशन की कमी हमें सॉइल में भी देखने को मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, इन मैथड से कुछ ऐसे मैथड्स अप्लाई करते हैं जिससे सॉइल की जो ये कमी है वो पूरी हो जाए। तो हमारे पास फर्स्ट है फिल्च फैलो। फिल्च फैलो से हम लोग क्या करते हैं, you must have heard that the wheat crop is planted during the month of November and inheritance in March and April। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हीरिट्स होती है व्हीट क्रॉप्स यानी गेहूं की, जो हमारी किस मंथ में होती है, हमारी मंथ्स में होती है नवंबर टू ये होती है हमारी नवंबर एंड हेरिटेंस इन मार्च एंड अप्रैल के टाइम में। द रिच क्रॉप्स आर प्लांटेड इन, जो रिच क्रॉप्स होती हैं यानी जो हैवी क्रॉप्स हैं वो हमारी कब वो हमारी प्लांटेड होती हैं, जून जुलाई, एंड हार्वेस्टिंग इन अक्टूबर एंड नवंबर, और हमारी हार्वेस्ट होनी शुरू होती है कब, अक्टूबर से नवंबर में। द लैंड लाइज फैलोज और फ्री इन बिटवीन दीज क्रियाल्स क्रॉप्स। तो लैंड जो हमारी होती है वो इन दोनों क्रॉप से घिरी रहती है, यानी कि हमारे पास काम है खरीफ और खरीफ क्रॉप के द्वारा। सो हम लोग क्या करते हैं, लॉस्ट न्यूट्रिशन नेचुरली बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक्स मैथड्स गेट कलेक्टेड इन द फील्ड। यानी कि इस दौरान हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे कि हमने जो फील्ड बनाई है ये जो भी है उसके अंदर क्या आ रहा है, न्यूट्रिशन की कमी आ रही है। किसके कारण, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास न्यूट्रिशन की कमी आ रही है एनिमल्स से। एनिमल वहाँ पे डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद वो वहाँ पे हो गए, तो वो उनका कुछ करते तो नहीं, वो सॉइल में मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो सॉइल में ही चले गए न्यूट्रिशन लेस करने। और उसके अलावा एनिमल्स हो गया, ये हो गया, दिस इज कलेक्टिव मैटर्स गेट डिकम्पोज द माइक्रोवेव्स, दे आर रिटर्निंग द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। लेकिन जैसे बारिश हुई, ये सब चीज़ें हुई, तो इसमें क्या होती है, उनका न्यूट्रिशन वापस आ जाता है। सो इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि जो न्यूट्रिशन होती है वो क्या होती है, वो लेस हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ कलेक्ट करते हैं, गेट डिकम्पोज, तो वो हमें क्या हो जाते हैं, उससे उसकी न्यूट्रिशन वापस आ जाती है, रिटर्न हो जाती है सॉइल को। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होती है, क्रॉप रोटेशन आप समझ गए, क्रॉप और रोटेशन यानी कि क्रॉप की रोटेशन, जैसे इस मंथ में ये नहीं होगा, या आपकी फील्ड एकदम से तैयार हो नहीं जाती, महीने लगते हैं, 6-7 मंथ्स लगते हैं एक एग्रीकल्चर को बनने में, पूरे एक क्रॉप की प्रोडक्शन होने में कम से कम 6-7 महीने लगते हैं। उन्होंने यही बोला, सम फार्मर्स में यूज द लैंड ऑफ फॉर सॉइलिंग्स आर लेग्यूमियस क्रॉप्स इन बिटवीन 2 सीजन्स। कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, दोनों सीजन में यूज़ करते हैं। लाइक अब उनके पास क्या हुआ, गेहूं का आया तो उन्होंने गेहूं उगा दी, बाद में चावल का आया तो चावल उगा दी, यानी डिपेंड्स ऑन सीजन, यानी सीजन के हिसाब से उन्होंने क्या करा, अपनी क्रॉप्स क्या करी, ग्रो करनी शुरू करी। A leguminous crops does not take such long time as wheat or rice to grow। एक हमारी लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लाइक टमाटर हो गई, ये जो चीटें होती है छोटी छोटी, ये हमारी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी उग जाती हैं। तोरी हो गई, इन चीज़ों में क्या होती है, इन्हें इतना लैंड चाहिए ज़्यादा, ये जल्दी रुक जाती है। तो उन्होंने यही बोला, डज नॉट डिपेंड्स टैक्स अ लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है, रिच टू ग्रो, ये बहुत हाई होती है ग्रो में, जल्दी जल्दी क्या होती है, ग्रो होनी शुरू हो जाती है। So by the time the wheat etc. the pulses is ready to be harvested, leguminous crops include pea, इन्होंने नाम दे दिए, pea, beans, grams and mussels and pulses. They harbors nitrogen fixing bacteria in noodles of their roots। इनके कहाँ आता है बैक्टीरिया, इनमें बेल होती हैं, तो इनकी क्या आती है, इनके नोड्स में आ जाते हैं, या फिर आप बोलिए इनके नोड्स मतलब बोलते हैं किसी चीज़ को, या किसी की जड़ में, जैसे तना वगैरह, इनके नोड्स में क्या होती है, इनके नोड्स में बैक्टीरियाज आ जाते हैं। पीज़ आपने देखी होंगी, पीज़ ऐसे होती हैं, तो इनकी नोड्स में क्या होता है, इनकी नोड्स में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। कभी कोई पल्स पीज़ आपने खोल के देखी हो और उस पी में कीड़ा वीड़ा लगा हुआ आ जाता है, तो इनमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। सो ये जो बैक्टीरिया आते हैं, उन्होंने बताया, पीज़, grams, pulses,
These habits, nitrogen fixes bacteria is noodles of the roots. These bacteria convert free nitrogen and atmosphere into usable form. Thus, after the ligneous crops is harvesting, the soil is better fertile for the crop. यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, गैसेस का यूज़ करते हैं जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाए, रिमूव हो जाएं. सो हम लोग रिमूव के लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, बोले हम फर्टिलाइज का यूज़ करते हैं, जो हम लोगों ने बनाई है केमिकल फर्टिलाइज का, जिससे ये रिमूव हो जाए. सो ये रिमूव हो जाती है. डिफरेंट क्रॉप्स perfectly aluminous crops is between raising of two simple crops is called rotation of crop. जो दो क्रॉप्स एक साथ उगा सकते हैं तो उसे बोलते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. मैंने बोला रोटेशनल मतलब अब सीजन जिसका है वो उगा लो, फिर वो उगा लो, फिर या फिर कह लो कि रोटेशनल क्रॉप्स उन्होंने बोला कि पीज वगैरह थे. प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इन डिफरेंट क्रॉप्स performed by aluminous crops is between rising of two similar crops in is called रोटेशनल क्रॉप. यानी दो सिमिलर क्रॉप्स आप अगर एक साथ कर सकें तो उसको बोलते हैं रोटेशनल क्रॉप्स. Rotational crops has a lot of benefit. Firstly, the land get unfertilized. Secondly, the soil is not continuously depleted of a particular nutrition. This way, the next crop gives up better rights. रोटेशनल क्रॉप्स में क्या होता है, उन्हें लैंड ज़्यादा नहीं चाहिए, वो कम लैंड्स में भी हो जाती हैं. तो एक बेनिफिशियल है, ये आपका बेनिफिट है कि वो कम लैंड में भी हो जाएंगे क्योंकि उनकी बेल होती हैं. आपने कभी मटर उगती हुई देखी होगी तो मटर बेल पे होती है, तो उनमें लैंड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें लैंड की भी ज़रूरत नहीं है. और सेकेंडली हम लोगों को क्या है, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन होती है न्यूट्रिशन के ऊपर. क्या आप बेल को न्यूट्रिशन दो उस पार्ट्स में और वो आपके पूरे में फ्लड करते. तो इसमें ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें रोटेशनल क्रॉप के बेनिफिट हैं, दो बेनिफिट्स हैं मैंने आपको बता दिया. एक तो लैंड कम लेते हैं, ऊपर से इनकी जड़ को दो और वो न्यूट्रिशन पूरे में सप्लाई हो जाता है. नेक्स्ट मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है. रोटेशनल मतलब जो कम स्पेस में जाए, मल्टीपल मतलब बहुत सारे हो गए, बहुत सारे. क्रॉपिंग मीन्स क्रॉप हो गया. सो हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, क्रॉपिंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. यानी एक ही फील्ड में जो हम लोग क्रॉप कर सके उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. यहाँ पे मैंने गेहूँ उगा ली, यहाँ पे मैंने चावल उगा ली, यहाँ पे मैंने ये उगाई. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि चावल गेहूँ और मैंने दाल उगा ली एक साथ, यानी कि एक फील्ड में मैंने तीन चीज़ें एक साथ उगा ली. तो इसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मल्टीपल फील्डिंग. The crops are chosen such that the crops and waste materials from one crops helped in the growth of other. यानी जैसे कि पानी जो है, अब चावलों में पानी रहता है, वो पानी कहाँ सप्लाई हो गया, जब उसके बाद गेहूं में सप्लाई हो गया. गेहूं के बाद फिर वो मतलब फील्ड हमने इस तरीके से मैनेज कर रखी है कि वो तीनों में पानी सप्लाई हो गया या कुछ हो गया, यानी कि एक की जो वेस्टेज है वो दूसरे के काम आ रही है, दूसरे फील्ड के काम आ रही है. तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मल्टीटास्क बोलते हैं ना. जैसे कि दो गैस हैं तो आप क्या करें, आप बर्तन तो मज ही रहे हैं, साथ में चाय बना दो, चाय तो बना ही रहे हैं, साथ में सब्जी भी बना दो. तो इसी प्रकार उन्होंने बोला कि मल्टीपल क्या हो गया कि मैंने तीन फील्ड में लगा दिया और तीनों में क्या कर दिया, जो इसकी वेस्टेज है वो दूसरे के काम आ रही है, इसकी वेस्टेज तीसरे के काम आ रही है. तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग इन द ग्रोथ ऑफ अदर ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ्स में. In fact, multiple cropping is the best solution of the country with food crop problem. यानी हम लोग बोले, हम लोगों को एक क्रॉप की तो ज़रूरत है नहीं कि आज के लिए हमें चावल दे दो, कल के लिए हम गेहूं देख लेंगे. और ये भी नहीं है कि हमारी एग्रीकल्चर एक दिन में लगी और अगले दिन हमारे को क्या हो गई, वो क्रॉप प्रोडक्शन मिल गया. नो, इसमें कम से कम 7-8 मंथ्स लगते हैं. सो अगर हमें 7-8 मंथ्स लगते हैं तो कम से कम हमारी फील्ड वगैरह सब मैनेज होना चाहिए, हमारे पास सही मात्रा में सब चीज़ पहुंच जानी चाहिए, यानी कि वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. आपका ये तो है नहीं कि आपने 6 महीने चावल नहीं खाए, रोटी खा ली, 6 महीने बाद आपने चावल खाए. हमारे यहाँ सब चीज़ उपलब्ध होती है, यानी कि सब चीज़ हमें मिलती है. क्यों मिलती है, क्योंकि हमें सबकी ज़रूरत है. इन्होंने इसी प्रकार बोला, क्या बोला इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास हम मल्टी अगर हम क्रॉपिंग की बात करें, बेस्ट सॉल्यूशन है. क्यों सॉल्यूशन बेस्ट है, हम तीन चीज़ें एक साथ उगा सकते हैं, 3 क्या 4 उगा दी, 5 उगा दी, 6 उगा दी. तो यानी कि हम 6 की ग्रोथ एक साथ कर सकते हैं. सो इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप, कोई भी डिफरेंट काइंड की क्रॉप्स जो हमें चाहिए. Agriculture practice being undertaken, they make a report on their practice be undertaken to ensure that the plant have healthy growth and get a good crop.
अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, हम लोगों ने किस लिए शुरुआत की, एग्रीकल्चर की पढ़ाई हमने क्यों शुरू करी, जिससे हमें क्रॉप्स के बारे में पता लग सके, हमारी जो हम फील्ड पे जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो वो क्या हो, वो हमारा डैमेज ना हो, इसलिए हमने एग्रीकल्चर की स्टडी स्टार्ट की। तो यही बोला है कि एग्रीकल्चर जो है हमारी, वो प्लांट्स हैव हेल्दी ग्रोथ के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की। आगे पढ़ते हैं इरिगेशन पे आते हैं। सो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन होता है आपके, इसमें बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं, डिप सिस्टम्स और आपके हार्वेस्टिंग, स्पाइरल सिस्टम्स। सो आज हम लोग इरिगेशन तक ही करेंगे, इरिगेशन लास्ट करते हैं। चलिए बताती हूँ इरिगेशन क्या होती है। प्लांट्स लीड्स वाटर ऑफ देयर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन। अब प्लांट्स हैं या फिर कोई भी प्लांट्स हैं, हम भी हैं, तो हमें भी किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है हवा की, पानी की, सब चीज़ की। तो उन्होंने भी ये बोला कि प्लांट्स नीड देयर ग्रोथ्स, प्रिपरेशन के लिए इन्हें फूड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत है। सो इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट वाटर टू प्लांट इन द वाइल्ड्स पीरियडिकली विच इज़ नोन एज इरीगेशन। जो उन्हें पीरियडिकली यानी कि एक टाइम के बाद प्रोवाइड कराता रहे, उसे क्या बोलते हैं, उसे इरीगेशन बोलते हैं। आपको नहीं पता होगा कि प्लांट के अंदर इतनी क्षमता होती है। अब आपने नहीं देखा होगा कभी 2 दिन तक धूप नहीं निकली तो आपने देखा कि पूरी फील्ड कैसी हो गई, वो येलो हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लांट के अंदर अपनी स्टोरेज है जिसमें वो स्टोर करके रख लेता है और वो फिर ग्रो होता रहता है। तो उन्होंने यही बोला, उन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट की अपनी जो वो है जिससे वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है कि इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसमें वो पीरियडिकली कुछ अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इरिगेशन इंसेशंस ड्यूरिंग द सीडिंग, फ्लावरिंग एंड गेन फीलिंग स्टेज ऑफ द क्रॉप। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग सन की बात करें, अपनी बात करें, हम खाना खाए जा रहे हैं, वो कहाँ जाता है, सीधे पेट में जाता है। तो हमारा पेटी पेट बढ़ना शुरू हो जाए, या हम लोग बोले कि हम सूरज को धूप मिल रही है प्लांट को सिर्फ उसके लीफ पर है, तो ये लीफ ही बढ़ती चली जाए, तो इनका क्या होगा, जो तना है, ये चीज़ें, इनका क्या होगा। तो इसी प्रकार क्या है, हमारा है, तो हमारा भी यही है कि जैसी पेट बढ़ने लग जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने यही बोला, इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ें आई और स्टोर हो गई, स्टोर होने के बाद उसने सब चीज़ों में सप्लाई करनी शुरू करी। तो इस तरीके से अगर सप्लाई होगी तो ये अच्छा रहेगा कि स्टोर करें, स्टोर के बाद यहाँ पे जिसकी ग्रोथ है, तो ये हमारा नेसेसरी पार्ट हो गया। नेसेसरी पार्ट क्यों हो गया, क्योंकि ये ग्रोथ पे वर्क कर रहा है, ये प्लांट की ग्रोथ पे वर्क कर रहा है, स्टोरेज पे वर्क कर रहा है। तो यही बोला, इन्होंने बोला irrigation is necessary for proper development of plants. Irrigation essentials during the seeding, flowers and green feeling stage of the crop. The major source of water is the field's rainfall. क्या होती है रेनफॉल में बारिश हुई, बारिश के बाद ही क्या करती है, इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, वो रेनफॉल है। रेनफॉल्स जो होती हैं उसमें इसका मेन सोर्स है। सिंस द टाइम एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स फ्रक्शंस फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इरिगेशन। यानी रेनफॉल पे पूरी हमारी जो जितने भी हमने एग्रीकल्चर की है सब डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब रेनफॉल होती है, रेनफॉल के बाद क्या करती है, स्टोरेज करनी शुरू कर देते हैं वाटर की, और वाटर की स्टोरेज करने के बाद मेनली पार्ट में अच्छी फसल होकर आती है, या अच्छी हमारी एग्रीकल्चर होकर आती है। और अगर नहीं मिलता तो फिर एग्रीकल्चर भी नहीं अच्छी होती और ये ग्रोथ भी इनकी अच्छी नहीं होती। उन्होंने ये बोली कि मेनली जो फार्मर की बोलते भी हैं कि अगर पानी नहीं बरसा तो किसान मर जाने तक पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी 6-7 महीने की जितनी भी मेहनत है सब डिपेंड करती है किस पर, रेनफॉल पे या रेन पर। सो द सोर्स आर द वाटर रिजर्वियर्स, लेक्स, पोन्स, द ट्यूब्स वेल। वैसे तो हमारे पास और भी सोर्स हैं, जैसे कि सोर्स क्या हो गए, ट्यूब बेल्स हो गई हमारे पास। ट्यूब बेल्स आपने देखे होंगे, ऐसे फार्मर्स के एरिया में वो लोग क्या करते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं और यहाँ से सप्लाई करनी शुरू करते हैं फील्ड के अंदर। और फील्ड उन्होंने ऐसे डिज़ाइन करी होती है कि उनमें नालियाँ वगैरह ऐसी बनी होती है कि वो पूरी फील्ड को मिलता है वाटर। तो यही बोला कि ये एक अच्छा प्रोसेस है। कैसे,
अगर हमारे पास वाटर रेनफॉल नहीं हो रही तो हमारे पास ये सोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग वाटर सप्लाई कर सकते हैं और इरिगेशन कर सकते हैं आराम से। वेल ट्यूब्स water from these sources is either pumped by using electric or diesel pumps distributed by irrigation canal। हम लोग क्या करते हैं, ये इरिगेशन करना इतना आसान नहीं है। इस इरिगेशन के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक यानी मैन मेड है। रेनफॉल क्या है, नेचुरल है, ये मैन मेड है, हम लोगों ने बनाई। और हम लोगों ने कैसे बनाई है, हमारे कुछ अपने वो होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बारिश होनी चाहिए, बारिश होगी तभी जाके रेनफॉल होना, जो ये बारिश होगी तो फिर अपने आप उन्हें मिल जाएगा, उन्हें न्यूट्रिशन मिल गया। अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास पंप होते हैं, कुछ पंप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी पूरे में फैला सकते हैं, डीजल पंप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इस सब से कर सकते हैं। इन्होंने एक आपको पिक्चर दिखाई है नीचे, देखिए स्पाइनिंग सम ऑफ एरीगेशन, एरीगेशन किस तरीके से हो रही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद इरीगेशन के टाइप। तो इरीगेशन के इन्होंने टाइप्स दे रखे हैं। इरीगेशन के टाइप्स उन्होंने क्या क्या दे रखे हैं, स्प्रिंकल सिस्टम, डिप सिस्टम, दो टाइप्स दे रखे हैं, स्प्रिंकल सिस्टम और डिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब है कि द मेथड इज यूजफुल इन वाटर स्केर्स एरिया सच एज डेजर्ट एंड वेयर देयर इज लेस uneven rainfall. It consists of main pipe of which many pipes are attached in a series and perpendicular pipes have nodules at right angle। ये क्या हो गया कि बहुत सारे पाइप हम लोगों ने राइट एंगल में ऐसे करके ऐसे पाइप कनेक्ट कर दिए, बहुत सारे पाइप आपस में जोड़ दिए, ठीक है, ऐसे हमने कनेक्शन बनाया, बहुत सारे पाइप जोड़े और उसके बाद जैसे ही वाटर सप्लाई हुआ सबको मिल जाए। स्प्रिंगल आपने देखा होगा कि स्प्रिंगल ऐसे भी देखा होगा कि वो ऐसे करके ऐसे यहाँ पे पाइप 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 रहते हैं और जब वो घूमता है, रोटेट होता है तो हम लोगों को ऐसे पानी निकलता है। आप कभी फील्ड पे गए हो तो आपने देखा होगा कि ऐसे मिलता है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द टॉप ऑफ द मेन पाइप and the help of pipe the water enters into the attached pipes and come out in the forms of sprinkle through the nozzle. It sprinkle water is on the crops like rain। तो ये जब ये घूमता है और इसके अंदर जो ये पानी है तो ये बारिश की तरह लगता है, जब ये घूमता है तो रेन की तरह लगता है ऐसे घूमते वक्त। और रेन की तरह जो उन्हें वो चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो उनसे ले लेता है वाटर से और उसे अंदर ऑब्जर्व करना शुरू करता है। तो ये एक हमने मेथड निकाला, दैट इज स्प्रिंगल। दूसरा हमने निकाला क्या, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या है, द टेक्निकल इज यूज्ड फॉर वाटर फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। The drip systems consist of water pumps attached to the main pipe। ड्रिप सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम एक मेन पाइप से अटैच कर देते हैं। मेन पाइप से अटैच करने के बाद which further has lateral pipe attached to it। These lateral pipes have some nozzle which are located just near the roots of the plants। ये क्या है कि ये हमारी ये जब रोटेट हो रहा है और जब ये वाटर फ्लो कर रहा है लाइक रेन की तरह, तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर के पार्ट्स में कर रहा है, नहीं लीव्स को कर रहा है, नहीं लीव्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन हमारा ये क्या करता है, डिप वाला रूट्स है अंदर, तो ये एक रूट पे हमारे पाइप अटैच्ड हैं सबके और उन रूट्स पे पानी दे रहा है, नहीं जड़ पे दे रहा है नीचे की तरफ से, यानी उन्हें बढ़ने के लिए वो दे रहा है। तो इन्होंने यही बोला कि हमारे कहाँ लोकेटेड होगा, ये रूट्स पे लोकेटेड होगा। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द सिस्टम, जब सिस्टम से वाटर फ्लो होना शुरू हुआ तो क्या होगा, व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द सिस्टम इट्स फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी एक एक बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ द रूट, उसकी रूट तक जाएगा, नहीं उसकी जड़ तक जाएगा, प्लांट की जड़ तक पॉइंट बाय पॉइंट जाता रहेगा ऐसे ही। That is useful in area where there is shortage of water। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अब उनके पास पानी की कमी है, सूखा पड़ता है और ऊपर से हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को एग्रीकल्चर भी चाहिए, एरिया भी वहाँ का वेस्ट जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पर अपने आप कुछ मैथड से क्या करते हैं, कुछ मैथड से हम लोग वहाँ पर इरिगेशन करते हैं। सो चिल्ड्रंस, आज हम लोगों ने इरिगेशन पढ़ा और चैप्टर को और जाना। हम लोग 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को, ये इसकी कंटिन्यू 3 सीरीज थी, यानी 3 लेक्चर्स था।
आगे हम लोग आगे में पढ़ेंगे। आप होमवर्क में क्या करेंगे, जहाँ तक ये चैप्टर पढ़ाया फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेक्चर्स को ढंग से रीड करेंगे। और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ नोटबुक्स के लिए भी कि आपको कितना नोटबुक में क्या क्या लिखना है, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप ढंग से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए और सेफ काम करिए। बाय बाय।